हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन एग्ज़ाम को लेकर के? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट दैट इज़ द BCOE 141 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। सो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने आपके सब्जेक्ट के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट इसमें इंक्लूडेड हैं। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है, जहाँ पर आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे BCOE 141, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस गेस्ट पेपर से अच्छे से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। वापस हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। जो आज का सेशन होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस हम लाते रहते हैं। हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स दिए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। सो द फर्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे बाय एंड यूज प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो उनके डिसीजंस और एक्शन के ऊपर निर्भर करते हैं कि लोग जो हैं वो क्या खरीद रहे हैं, क्या प्रोडक्ट्स और सर्विस वो परचेज कर रहे हैं बाहर से। ठीक है, मेनी फैक्टर इन्फ्लुएंस व्हाट कंज्यूमर परचेज व्हेन दे परचेज एंड व्हाई दे चूज अ पर्टिकुलर ब्रांड। और बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि क्या है जो कंज्यूमर खरीद रहा है, क्या है वो जो कहाँ से खरीद रहा है, ठीक है, सॉरी कब खरीद रहा है, व्हेन कब खरीद रहा है, और क्यों किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को वो चूज कर रहा है, तो आखिर क्यों उसको चूज कर रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग these factors helps businesses satisfy customer needs effectively। और इन सारे फैक्टर्स को अगर अच्छे से समझ जाए तो कोई भी बिजनेस जो है वो कस्टमर की नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएगा। तो इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं उसको हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। द फर्स्ट इज़ द पर्सनल फैक्टर। So the personal factor includes age, occupation, income, lifestyle and personality. Different people have different needs and preferences based on their personal situation। तो पर्सनल फैक्टर के अंदर आता है कि जो पर्सन है जो किसी चीज़ को परचेज करने वाला है वो कौन से एज ग्रुप का है, क्या उसका ऑक्यूपेशन है, कितना उनका इनकम है, कैसा उसका लाइफ स्टाइल है और कैसा उसका पर्सनालिटी है। और ये जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग नीड प्रेफरेंसेज हो सकते हैं उनके पर्सनल सिचुएशन के अनुसार। एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। एक कॉलेज का जो स्टूडेंट होगा वो एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन परचेज करना चाहेगा, वहीं अगर कोई बिजनेसमैन होगा तो वो एक्सपेंसिव फ़ोन लेगा और साथ ही साथ उसमें एडवांस फीचर वाले वो फ़ोन को चूज करेगा। उसी तरह से अगर देखें तो एक हाई इनकम का जो पर्सन होगा वो लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएगा, ब्रांड्स के ऊपर जाएगा, ठीक है, ज़्यादा वो ब्रांड्स को चूज करेगा। वहीं अगर एक पर्सन होगा जिसका लिमिटेड इनकम है तो वो अपने फोकस करेगा बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर, कि उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो उसको पूरा करे, वो ज़्यादा ब्रांड्स के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, सेकेंड इज़ द साइकोलॉजिकल फैक्टर। द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इंक्लूड मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। These factors affects how consumer thinks and make purchasing decision। तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसके अंदर आता है मोटिवेशन, हम किसी को देख के मोटिवेट हो रहे हैं और किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं। परसेप्शन, हमारा क्या परसेप्शन है किसी चीज़ को लेने के लिए। लर्निंग, बिलीव्स, ठीक है, हमारा क्या मानना है और क्या हमारा एटीट्यूड है। ठीक है, और ये सारे फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है कि क्या कंज्यूमर सोच रहा है और किस तरह से अपने परचेजिंग डिसीजंस को लेता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि कोई इंसान है, ठीक है, वो हेल्दी रहना चाहता है, ठीक है, क्या चाहता है वो कि हेल्दी रहे, तो वो मोटिवेटेड रहेगा कि उसको ऑर्गेनिक फूड ही परचेज करना है, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट ही वो परचेज करेगा। इफ़ ए कस्टमर बिलीव्स दैट अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफर हाई क्वालिटी, ठीक है, अगर कोई कस्टमर है वो एक विश्वास करता है, वो मानता है कि एक जो पर्टिकुलर ब्रांड है, कोई भी एक ब्रांड है XYZ, वो एक हाई क्वालिटी उसको ऑफर कर रहा है, तो वो उसी ब्रांड को हमेशा परचेज करना चाहेगा। ठीक है, वो स्विच नहीं करेगा उस दूसरे पे, वो उसी को हमेशा परचेज करेगा क्योंकि वो उसको एक हाई क्वालिटी
ऑफर कर रहा है। नेक्स्ट इज द सोशल फैक्टर, ठीक है। द सोशल फैक्टर अराइज फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स एंड सोशल ग्रुप्स। पीपल आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ दोज अराउंड देम। सोशल फैक्टर्स में आता है जैसे कि हमारे परिवार द्वारा कुछ हमको बताया गया और हम उसको चूज कर लिए, फ्रेंड्स द्वारा या फिर कलीग या फिर कोई भी सोशल ग्रुप्स है उसके द्वारा। और यहाँ से जो लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं उनके ओपिनियन के द्वारा, उनके रिकमेंडेशन के द्वारा जो उनके आस पड़ोस में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि कोई एक टीनेजर है, वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ शूज़ को बाई करता है। क्यों? क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो भी उसी ब्रांड के शूज़ को पहन रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से फैमिली मेम्बर्स के अंदर अगर हम देखें तो वहाँ पे फिर डिसीजंस जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो घर के कोई आइटम खरीदने की बात हो, कोई कार खरीदने की बात हो या फिर कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन प्लान करने की बात हो, वहाँ पे उनके मेम्बर्स द्वारा चीज़ें इन्फ्लुएंस की जाती है। Cultural factor is the next. The culture includes values, traditions, customs and beliefs that people learn from society. Cultural background strongly affects buying habits and preferences. Culture के अंदर हम देखेंगे कि जैसे values हो गए, हमारे traditions हो गए, customs, beliefs, ये सारे जो लोग अपने सोसाइटी से सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है। और ये जो है कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये अफेक्ट करता है हमारे बाइंग हैबिट्स को और हमारे प्रेफरेंसेस को, क्या हमारे प्रेफरेंसेस होने चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे कोई त्यौहार होता है, जैसे कि दिवाली हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं और गिफ्ट्स खरीदते हैं, जबकि ये क्या है, ये हमारे मतलब कल्चर में है, ठीक है, कि हम हमेशा ऐसा करते हैं, ठीक है। ये कहीं पे मतलब कहीं पे ये निर्धारित नहीं है कि ऐसा करना ही चाहिए, बट ये हमारे कल्चर में है और हम इसको हमेशा से रेगुलर बेसिस पे करते आए हैं, ठीक है। और ये आगे इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। इन सम कल्चर्स कंज्यूमर्स प्रेफर ट्रेडिशनल फूड्स वाइल इन अदर्स दे में चूज मॉडर्न फूड प्रोडक्ट्स। अगर हम वही देखें तो कुछ कल्चर्स के अंदर कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ट्रेडिशनल फूड्स को प्रेफर करते हैं, वहीं जो दूसरे होते हैं वो मॉडर्न फूड प्रोडक्ट्स को भी वहाँ पे प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक फैक्टर, Economic conditions such as income level, savings, inflation and prices influence consumer spending. Economic conditions जैसे कि इनकम लेवल कितना है, सेविंग कैसा है, इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में, ठीक है, प्राइस किसी प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा है, कम है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कंज्यूमर के स्पेंडिंग के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। कंज्यूमर tends to spend more when the economy is strong and reduce spending during difficult economic times. कंज्यूमर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पैसे तब खर्च करते हैं जब उनका इकोनॉमी स्ट्रांग होता है, वही वो अपने पैसों को कम कर देते हैं खर्च करना जब उनका इकोनॉमिक टाइम बहुत डिफिकल्ट चल रहा होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि जब प्राइस जो पेट्रोल का है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इधर उधर अननेसेसरी ट्रैवल करना कम कर देते हैं, साथ ही साथ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं अपने पैसों को बचाने के लिए। तो कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो प्रभावित होता है उनके पर्सनल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, और ये सारे फैक्टर्स मिल करके उनके जो मार्केट प्लेस के अंदर जो वो डिसीजंस लेते हैं उनको वो प्रभावित करता है, आकार देता है, ठीक है। और इन कंडीशंस को समझना, कंज्यूमर के बिहेवियर्स को समझना बिजनेस को काफ़ी हेल्प करता है ताकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकें, बेटर प्रोडक्ट्स जो उनके लिए, कंज्यूमर्स के लिए बेहतर हो। साथ ही साथ अफेक्ट करता है ये मार्केट के स्ट्रैटेजी को, ठीक है, कैसे वो प्रभावित कर सकते हैं मार्केट में अपने आप को बेहतर करने के लिए, और उसके साथ साथ कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको ज़्यादा बेहतर से वो कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अगर कंज्यूमर के बिहेवियर्स को आप अच्छे से समझ लेते हो मार्केट स्ट्रैटेजी के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो आप अपने बिजनेस को अच्छे से ग्रो कर पाओगे और कस्टमर के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको अच्छे से सक्सेसफुली सेटिस्फाई कर पाओगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जाते हैं, दैट इज़ द डिस्कस द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ promotion in marketing with examples. Further, explain the factors that affect the decisions of promotion mix in integrated marketing communication. So इसके अंदर दो क्वेश्चन है। फर्स्ट इज द डिस्कस द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर जो प्रमोशन है उसका क्या रोल है, क्या रिलेवेंस है, पहले तो इसको देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद देखेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रमोशन के डिसीजंस को, और साथ ही साथ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंदर ये कैसे मिक्स है, ठीक है। तो अच्छे से इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो, फर्स्ट इज द प्रमोशन इज़ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग के अंदर प्रमोशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इट रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज़ दैट अ कंपनी यूज टू इन्फॉर्म, परस्यूड
एंड रिमाइंड कस्टमर्स अबाउट इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसके अंदर वो सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जहाँ पे कंपनी, ठीक है, क्या करता है, अपनी चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है, कि वो कैसे उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या सर्विस दे रहा है या फिर कोई भी प्रोडक्ट है वो कैसे यूज़फुल हो सकता है कस्टमर के लिए, ठीक है, वो उनको इन्फॉर्म करता है, परस्यूट करता है, रिमाइंड करता है, ठीक है। द मेन पर्पज़ ऑफ प्रमोशन इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस, इंक्रीज सेल्स एंड बिल्ड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द ब्रांड। और प्रमोशन का जो मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम अवेयरनेस, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करें, ठीक है, या फिर कोई भी सर्विस है तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करें, अपने सेल्स को इंक्रीज़ करें, ठीक है, और एक ब्रांड का अपना पॉजिटिव इमेज लोगों के लिए मतलब डेवलप करें, ठीक है। तो ये इसका मेन क्या होता है, पर्पज़ होता है। विदाउट प्रमोशन इवन ए गुड प्रोडक्ट मे नॉट रीच द टारगेट कस्टमर। अगर हमारा प्रमोशन नहीं होगा तो जो गुड प्रोडक्ट है, यानी कि हमारा प्रोडक्ट अगर अच्छा भी है तो वो भी अपने टारगेट कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो प्रमोशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या इसका रोल है मार्केटिंग के अंदर, इसको हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट इज़ द क्रिएट अवेयरनेस, अवेयरनेस बनाना, ठीक है। हाँ, प्रमोशन हेल्प्स कस्टमर्स नो अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टेलीविजन, सोशल मीडिया एंड न्यूज़पेपर इन्फॉर्म पीपल अबाउट प्रोडक्ट फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो प्रमोशन जो होता है वो कस्टमर को हेल्प करता है कि वो एक नए प्रोडक्ट या फिर नए सर्विस के बारे में जानते हैं। एडवर्टाइजमेंट करके, चाहे वो टेलीविजन पे हो, सोशल मीडिया से हो या फिर न्यूज़पेपर से हो, हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं अपने प्रोडक्ट के फीचर के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में, कि आप हमारा प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या इससे फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे, व्हेन ए न्यू स्मार्टफोन इज लॉन्च्ड, कंपनीज एडवर्टाइज इट थ्रू टीवी, कॉमर्शियल्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू मेक कस्टमर्स अवेयर ऑफ इट्स अवेलेबिलिटी। जैसे कि कोई कंपनी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करता है तो वो उसके बारे में क्या करता है, टीवी पे एडवर्टाइज करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करता है और भी पेपर में बहुत जगह पे करता है, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल पाए कि ये कंपनी अभी एक नया फ़ोन लाई है जो कि आपके लिए अभी अवेलेबल है और इसमें ये सब बेनिफिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज सेल्स, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए। Effective promotion encourage customers to purchase products. Special discounts, coupons, and limited time offers motivate buyers to make quick purchasing decisions. सो इफेक्टिव प्रमोशन से कस्टमर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करे। स्पेशल डिस्काउंट दे करके, कूपन्स दे करके और लिमिटेड टाइप ऑफर्स दे करके और भी मोटिवेट किया जाता है बायर्स को कि वो परचेजिंग डिसीजन क्विकली ले सकें। जैसे एग्जांपल समझेंगे, ई कॉमर्स कंपनीज ऑफर फेस्टिवल डिस्काउंट्स टू इंक्रीज सेल्स ड्यूरिंग स्पेशल ओकेजन्स। जैसे ई कॉमर्स कंपनी जो होती है वो फेस्टिवल डिस्काउंट्स दे करके अपने सेल्स को इंक्रीज करती हैं स्पेशल ओकेजन्स पे। नेक्स्ट इज द builds brand image. Promotion helps create a strong and positive image of a brand in the minds of customers. Consistent communication increase trust and loyalty. तो यहाँ पे प्रमोशन से क्या होता है कि एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग ब्रांड का इमेज बनता है कस्टमर के माइंड के ऊपर, और ये लगातार कम्युनिकेशन करने से उनका ट्रस्ट और लॉयल्टी भी इंक्रीज होता है। एग्जांपल समझेंगे, जैसे कि कोई कंपनी है जैसे नाइकी, वो एक इंस्पिरेशनल अपना एडवर्टाइजमेंट देता है एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनाने के लिए। नेक्स्ट इज provides information. Promotion educates customers about product features, prices, uses and benefits. This helps customers make informed decisions. जैसे प्रमोशन क्या करता है, ये अपने कस्टमर्स को ये भी बताता है कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके क्या फीचर्स है, क्या प्राइसेस है, उसका क्या यूज़ है, ठीक है, और क्या बेनिफिट्स है, ताकि कस्टमर्स को मदद मिल सके कि वो उसके पास एक इन्फॉर्म डिसीजंस हो और उसके हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए चूज करे। एग्जाम्पल समझेंगे, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस अबाउट मेडिसिन्स थ्रू ब्रोक्यूज एंड एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है। तो अपने ब्रोच्यूर से और एडवर्टाइजमेंट से क्या करता है, फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज होते हैं एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने मेडिसिन के बारे में कि वो मेडिसिन जो है आपके किस चीज़ के लिए वो मतलब काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देना भी बहुत ही मतलब ज़रूरी होता है, तो ये भी प्रमोशन से हेल्प होता है। नेक्स्ट इज फेस कंपटीशंस। प्रमोशन हेल्प्स बिजनेसेस डिफ्रेंशिएट दियर प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंपटीटर्स एंड अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स। प्रमोशन से क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को दूसरे कंपटीटर से अलग भी दिखा सकते हो, ठीक है, और लोगों को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो कस्टमर्स को। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज होती है, जैसे कोई भी कोक कंपनीज हो गई, ठीक है, वो अपने सेलिब्रिटी का यूज़ करता है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, ताकि और कंपेन्स भी करते हैं, अट्रैक्टिव कंपेन्स करते हैं ताकि उनके कम्पीट कर सके वो मार्केट के अंदर, ठीक है, अपने जो कंपटीटर्स हैं उससे वो कम्पीट कर सके।
अब हम देखते हैं सेकंड चीज़, द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रमोशन मिक्स डिसीजंस इन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो IMC जो होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, वहाँ पे क्या फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं प्रमोशन के साथ मिक्स करने के डिसीजंस में। सो द प्रमोशन मिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशंस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पर एडवर्टाइजिंग होता है, पर्सनल सेलिंग होता है, सेल्स का प्रमोशन होता है और साथ ही साथ पब्लिक रिलेशंस भी देखता है डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और उसको हम एक एक करके यहाँ पे सारे फैक्टर्स को देखेंगे। फर्स्ट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ऑफन रिक्वायर्ड पर्सनल सेलिंग्स वाइल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में रिलाई ऑन मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे कोई कॉम्प्लेक्स या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है तो वो उसको एक पर्सनल सेलिंग की ज़रूरत होती है। वही अगर हम देखें तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रिलाई करता है, ठीक है। Next is the target market. The size, location, age and preference of customers affect the choice of promotional tools. तो कैसा साइज़ है मार्केट का, क्या उसका लोकेशन है, क्या एज को वो टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या प्रेफरेंसेज हैं कस्टमर्स के, ये सारी चीज़ जो है वो प्रमोशनल टूल्स को के चॉइस को अफेक्ट करता है, ठीक है। क्या हम प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल करके उसको टारगेट करेंगे। नेक्स्ट इज द बजट अवेलेबिलिटी। कंपनीज विथ लार्जर बजट्स कैन यूज मल्टीपल प्रमोशनल मेथड्स while a smaller firms may use cost efficient ऑप्शंस लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो जैसे कि बजट, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो उसके पास ज़्यादा बजट है तो वो मल्टीपल प्रमोशनल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकती है अपने मार्केटिंग को दिखाने के लिए। वहीं अगर कोई छोटी कंपनी है, छोटी फॉर्म है, ठीक है, तो वो कॉस्ट एफिशिएंट ऑप्शंस को चूज करेगी, जैसे कि सोशल मीडिया से अपना मार्केटिंग कराएगी, ठीक है। तो इस तरह से बजट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज अ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। New products need heavy promotions to create awareness, whereas mature products focus on reminding customers. तो अगर कोई नया प्रोडक्ट है तो उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन की ज़रूरत होती है ताकि लोगों को जागरूकता लोगों में फैले, लोग उसके बारे में जाने। वही अगर कोई बहुत पुराना प्रोडक्ट है, मैच्योर प्रोडक्ट है, ठीक है, बहुत टाइम से जो मार्केट में चला रहा है, उसको बस एक कस्टमर को एक रिमाइंडर देने की ज़रूरत है, ठीक है, कि मेरा एक प्रोडक्ट आया है, बस आप उसको देख लो, बस मतलब लोगों के अंदर बस एक रिमाइंडर दे दो और वो उसको फिर टारगेट करेंगे। Next is the competition. The promotional activities of competitors influence a company's promotion strategy. अब यहाँ पे देखो कंपटीटर्स जो होते हैं उनके भी जो एक्टिविटीज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कि कंपनी जो है वो अपना क्या प्रमोशन स्ट्रैटेजी को अपनाएगा। तो कंपटीशन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। If the objective is awareness, advertising may be preferred. If the goal is immediate सेल्स प्रमोशन में भी मोर इफेक्टिव। तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस का है, ठीक है, कि हमको अवेयरनेस फैलाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अवेयरनेस देना है लोगों के बीच में, तो एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। लेकिन अगर गोल है कि हमको इमीडिएट सेल करना है तो सीधे सेल प्रमोशन ज़्यादा है, वहाँ पे इफेक्टिव होगा, ठीक है, वहाँ पे सेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन में हम बताएंगे प्रमोशन प्ले अ वाइटल रोल इन मार्केटिंग बाई क्रिएटिंग अवेयरनेस, इंक्रीजिंग सेल्स, बिल्डिंग ब्रांड इमेज एंड हेल्पिंग कंपनीज कम्पीट इफेक्टिवली। तो प्रमोशन जो होता है वो बहुत ही अहम रोल निभाता है मार्केटिंग के अंदर, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने में, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताने के लिए, और साथ ही साथ अपने कंपनीज को मदद करता है कि वो और इफेक्टिवली क्या करे, कम्पीट कर सके। द प्रमोशन मिक्स शुड बी सेलेक्टेड केयरफुली बाई कंसिडरिंग फैक्टर्स सच एज प्रोडक्ट टाइप, target market, budget, competition and marketing objectives to ensure successful integrated marketing communication. तो जो यहाँ पे प्रमोशन है वो ध्यानपूर्वक उसको हमको क्या करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए, ताकि हम कुछ फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दे करके उसको करें ताकि वो अच्छे से काम कर सके। जैसे कि उसके फैक्टर्स हो गए, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, ठीक है, क्या टारगेट मार्केट है, कैसा हमारा बजट है, कैसा कंपटीशन है और मार्केट का क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि एक सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन हो सके। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके ही हम इसको अच्छे से मार्केट को डेवलप अपना कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सप्लेन द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो क्या गुड्स और सर्विसेज के बीच में क्या डिफरेंसेज हैं, इसको हम अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, चाहे वो गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो, ठीक है। बिजनेसेस ऑफर आइदर फिजिकल प्रोडक्ट्स दैट इज गुड्स और एक्टिविटीज़ एंड बेनिफिट्स दैट इज सर्विसेज टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। तो बिजनेसेस जो होते हैं वो ऑफर करते हैं गुड्स दैट इज द फिजिकल प्रोडक्ट्स,
एंड द एक्टिविटीज़ या फिर बेनिफिट्स जो सर्विसेज के रूप में होते हैं, ताकि वो कस्टमर के जो भी नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज हेल्प मार्केटर्स क्रिएट बेटर स्ट्रैटेजीज फॉर कस्टमर। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में जो डिफरेंसेस है, इसको समझ करके कोई भी मार्केटर जो है वो एक अच्छा स्ट्रैटेजी अपना सकता है अपने कस्टमर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके दोनों को डिफरेंस को समझेंगे। तो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। मीनिंग अगर समझें तो गुड्स का मतलब होता है फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। सर्विसेज में होता है कुछ एक्टिविटीज़ और बेनिफिट्स जिसको कस्टमर को प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। अगर हम टेंजिबिलिटी की बात करें कि हम उसको टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, तो गुड्स को हम टेंजिबल होते हैं गुड्स, जैसे कि हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। बट सर्विसेज जो है वो इनटेंजिबल है, इसको छुआ नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। ऑनरशिप की बात करें तो यहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो ऑनरशिप होता है और ये ट्रांसफ़र होता है बायर से, ठीक है। ऑनरशिप इज ट्रांसफर टू द बायर, जो बायर खरीदता है, सॉरी जो खरीदता है ना, उसको ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे कि आपने गए और कोई आप प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई आप बुक खरीद रहे हो, ठीक है, तो आप जब बुक के पैसे दे देते हो 100 रुपये, तो ये आपको ऑनरशिप मिल जाता है टू यू, ठीक है, ये बायर को ऑनरशिप मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑनरशिप यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। नेक्स्ट चीज़, अगर स्टोरेज की बात करें तो गुड्स जो होता है उसको स्टोर किया जा सकता है ताकि बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन सर्विसेज को स्टोर नहीं किया जा सकता है। प्रोडक्शन एंड कंज्यूमशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इसको प्रोड्यूस किया जाता है, बाद में इसको कंज्यूम किया जाता है, यानी कि जो गुड्स है उसको पहले बनाया जाता है, फिर बाद में उसको यूज़ किया जाता है। बट अगर सर्विसेज की बात करें तो इसको प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम एक साथ किया जाता है, ठीक है, दोनों को एक साथ किया जाता है। अगर हम एग्जांपल्स इसको समझते हैं तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन हो गया, बुक हो गया, कार हो गया, क्लॉथ हो गया, ये सारे हमारे गुड्स आते हैं, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं। अगर हम सारे फैक्टर्स को देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको छू सकते हैं, ठीक है, इसमें हमको ऑनरशिप मिल जाता है, इसको हम रख सकते हैं, ठीक है, और इसको पहले प्रोड्यूस किया गया है, बाद में हम इसको कंज्यूम कर रहे हैं। बट अगर हम देखें तो बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो फैक्टर्स हैं यहाँ पे ना हमारे पास इसको हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, ना इसमें हमको ऑनरशिप मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गए हमारे सर्विसेज सेक्टर के अंदर आ गए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए कस्टमर बाय अ स्मार्टफोन दे रिसीव अ फिजिकल प्रोडक्ट, जब कोई कस्टमर एक स्मार्टफोन परचेज करता है, बाई करता है, तो वो एक फिजिकल प्रोडक्ट रिसीव करता है। हाउएवर व्हेन दे विजिट अ डॉक्टर दे रिसीव अ सर्विस रैदर दैन अ फिजिकल आइटम, लेकिन अगर कोई पर्सन डॉक्टर के पास जाता है तो उसको एक सर्विस मिलता है, ठीक है, जो डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट मिलता है एक तरह से, ठीक है, और वो एक तरह का सर्विस है, और यहाँ पे कोई भी हमको फिजिकल आइटम नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि क्या होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में डिफरेंसेस। अब क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग, फर्स्ट इज़ द इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मतलब कि यहाँ पर इसको ना ही देखा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, और ना ही इसको पहले टेस्ट किया जा सकता है। परचेज से पहले इसको हम टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। कस्टमर मस्ट ट्रस्ट द सर्विस प्रोवाइडर, कस्टमर को यहाँ पे अपने सर्विस प्रोवाइडर को ट्रस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं, जैसे कि अ स्टूडेंट कैन नॉट फिजिकली एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ ए कोचिंग क्लास बिफोर ज्वाइनिंग इट, कोई भी स्टूडेंट जो है वो बिना कोचिंग क्लास ज्वाइन किए पहले उसके क्वालिटी को नहीं एग्जामिन कर सकता है। जब वो ज्वाइन करेगा कोचिंग क्लास को तभी वो वहाँ पे एग्जामिन कर पाएगा कि वहाँ पे कैसा उसको पढ़ाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड इज़ द inseparability. Services are produced and consumed at the same time. The service provider and कस्टमर ऑफन इंटरेक्ट डायरेक्टली. अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सर्विस होते हैं यहाँ पे इसका प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक ही साथ होता है, ठीक है. और जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो कस्टमर है वो यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है. जैसे एग्जांपल समझेंगे कि ए हेयर कट इज़ प्रोवाइडेड एंड कंज्यूम्ड साइमल्टेनियसली व्हाइल द कस्टमर इज़ सिटिंग इन द सोफ़ा, या फिर सैलून, ठीक है, सैलून. तो यहाँ पे क्या करा है कि जो हेयर कट होता है, हेयर कट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है एक ही साथ, ठीक है. और कस्टमर जो है वो सिर्फ सैलून में बैठा हुआ है और उसको दोनों चीज़ एक ही साथ मिल रहा है, ठीक है. मतलब कि जो उसको सर्विस है वो मिल रहा है जिसके अंदर उसको प्रोवाइड भी किया जा रहा है और कंज्यूम भी किया जा रहा है. नेक्स्ट इज़ वेरिएबिलिटी, दैट इज़ हेट्रोजेनिटी. द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज may vary depending on who provides them, when and where. तो यहाँ पे जो क्वालिटी है सर्विस का वो बदल सकता है, ठीक है, कि कौन उसको दे रहा है, कहाँ दे रहा है, कब दे रहा है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ों को, तो जैसे कि जो एक्सपीरियंस होता है रेस्टोरेंट में वो अलग होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वेटर जो होते हैं वो उसको सर्व कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो कैसे वेटर हैं, कैसा उनका सर्विंग है, ये अलग अलग हो सकता है. तो ये यहाँ पे एक्सपीरियंस हमारा रेस्टोरेंट पे बदल सकता है. नेक्स्ट इज़ द पेरिशेबिलिटी. Services cannot be stored for later use.
इफ़ नॉट यूज्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम द अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट। सर्विस जो है वो बाद में इसको हम रख करके नहीं इस्तेमाल करने के लिए नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एक सही समय पे यूज नहीं करेंगे तो जो हमारा अपॉर्चुनिटी है वो लॉस्ट हो जाएगा, खो जाएगा। जैसे एग्जांपल से एन एम्प्टी सीट ऑन अ फ्लाइट कैन नॉट बी सोल्ड आफ्टर द प्लेन इज डिपार्चर्ड। अगर एक एम्प्टी सीट है फ्लाइट में तो उसको डिपार्चर के बाद हम उसको सोल्ड नहीं कर सकते हैं, उसको फिर बेचा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ऑनरशिप। कस्टमर्स ओनली इंजॉय द बेनिफिट ऑफ ए सर्विस फॉर अ लिमिटेड टाइम एंड डू नॉट ऑन इट। तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो उस सर्विस के जो बेनिफिट्स हैं उसको एक लिमिटेड टाइम के लिए ही क्या कर सकता है, इंजॉय कर सकता है, और उसको वो ऑन नहीं कर सकता है, मतलब उसका वो खुद से मालिकाना हक नहीं ले सकता है। जैसे कि एग्जांपल समझेंगे, ए पर्सन यूज टैक्सी सर्विस पे फॉर ट्रांसपोर्टेशन बट डज नॉट ऑन द टैक्सी। तो एक पर्सन है वो अगर टैक्सी सर्विस ले रहा है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो बस पे करेगा और वो टैक्सी का मालिक नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनरशिप नहीं होता है। कंक्लूजन में हम बताएंगे गुड्स एंड सर्विसेज डिफर मेनली इन टर्म्स ऑफ टेंजिबिलिटी, ऑनरशिप एंड स्टोरेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आपस में बिल्कुल अलग हैं, खास करके कुछ टर्म्स पे, जैसे कि टेंजिबिलिटी है, ऑनरशिप है और स्टोरेज है। सर्विस मार्केटिंग इज यूनिक बिकॉज सर्विसेज आर इंटेंजिबल, inseparable, variable, पेरिशेबल एंड डू नॉट प्रोवाइड ऑनरशिप। तो सर्विस मार्केटिंग यूनिक है क्योंकि इसमें जो सर्विसेज होते हैं वो इंटेंजिबल होते हैं, ना इसको देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। इंसेपरेबल होते हैं, यानी कि दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, एक ही साथ प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। वेरिएबल होते हैं, पेरिशेबल होते हैं और ये ऑनरशिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। बिजनेसेस मस्ट फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सर्विस क्वालिटी एंड ट्रस्ट टू सक्सीड इन सर्विस मार्केटिंग। तो जो बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर, अपने सर्विस के क्वालिटी के ऊपर और ट्रस्ट टू सक्सीड इन द सर्विस मार्केटिंग, और सक्सेस मार्केटिंग में ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए। अंडरस्टैंडिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स कंपनीज प्रोवाइड बेटर एक्सपीरियंसेस एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप्स। और इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद कोई भी कंपनी जो है उसको मदद मिलती है कि वो एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके और अपने कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशंस को लंबे समय तक के लिए कायम कर सके, बना सके। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर्स हैं, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर स्कैनिंग द कंपनी। और क्या इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं मार्केट इन्वायरमेंट के जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंपनी के स्कैनिंग के लिए। तो समझेंगे, मार्केट इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस अ कंपनीज मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड बिजनेस डिसीजंस। तो मार्केट इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या करता है, कंपनी के मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। These factors affect the company's ability to satisfy customer needs, achieve its goals and compete effectively in the market। और ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं कि कंपनी जो है वो कितना एबल है, कितना उसकी एबिलिटी है कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, और साथ ही साथ वो मार्केट में कितना इफेक्टिवली compete कर सकता है। सिंस द बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स चेंजिंग, कंपनीज मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड एनालाइज इट। चूँकि जो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो लगातार बदलते रहता है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए, उसको एनालाइज करते रहना चाहिए, और यही प्रोसेस जो है वो कहलाता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। अब क्या होता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इसका मतलब समझते हैं। द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स, कंडीशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द कंपनीज मार्केटिंग ऑपरेशंस। तो वो सारे फैक्टर्स, ठीक है, वो सारे फैक्टर्स जहाँ पर वो सारे फैक्टर्स, सारे फोर्स, कंडीशंस, इंस्टीट्यूशंस, वो जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या करते हो, कंपनी के मार्केटिंग ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हो, वो सारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस। और इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स आते हैं, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो ऑर्गेनाइजेशंस के। अंडरस्टैंडिंग दिस फैक्टर्स हेल्प्स कंपनीज आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, अवॉइड थ्रेट्स एंड मेक बेटर बिजनेस डिसीजंस। और ये सारे फैक्टर्स को अच्छे से समझना मदद करता है किसी भी कंपनी को अपने अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने में, अपने थ्रेट्स से मतलब थ्रेट्स को, ठीक है, अवॉइड करने में, और साथ ही साथ अपने डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस को बेहतर बनाने में। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या हैं इसको हम एक एक करके समझेंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट,
द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। तो जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट है वो डिवाइडेड है यहाँ पे माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट में। तो इसको एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट इज द माइक्रो इन्वायरमेंट। द माइक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू द कंपनी एंड डायरेक्टली अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। तो जो माइक्रो इन्वायरमेंट है ये वैसे फैक्टर्स हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं कंपनी के और ये डायरेक्टली करते हैं अफेक्ट अपने परफॉर्मेंस में, ठीक है। जैसे फर्स्ट इज द कंपनी। द कंपनीज रिसोर्सेज, पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्प्लॉयज इन्फ्लुएंस मार्केटिंग डिसीजंस। तो कंपनी का अपना रिसोर्स है क्या, पॉलिसीज़ कैसी हैं, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सारे इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केटिंग डिसीजंस को। एग्जाम्पल समझेंगे, एक कंपनी विद अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैन इन्वेस्ट मोर इन एडवर्टाइजिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो किसी कंपनी का अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत मजबूत है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा अपने एडवर्टाइजिंग के अंदर, अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट के अंदर। सेकेंड इज द कस्टमर्स। कस्टमर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट में कस्टमर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। बिजनेसेस मस्ट अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग बिहेवियर टू ऑफर सुटेबल प्रोडक्ट्स। तो बिजनेस के अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर जो है उसके क्या नीड्स हैं, क्या उसके प्रेफरेंसेज हैं और कैसा उनका बाइंग बिहेवियर है, ताकि हम उनके लिए एक सुटेबल प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकें। सो यहाँ पे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट इज द सप्लायर्स। सप्लायर्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिसोर्सेज नीडेड फॉर प्रोडक्शन। तो जो हमारे प्रोडक्शन है उसके लिए सप्लायर्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ताकि वो जो रॉ मटेरियल और जो दूसरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे अहम रोल निभाता है। शॉर्टेज ऑफ सप्लाईज और एन इंक्रीज इन प्राइसेस कैन अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन। अगर कभी सप्लाईज में शॉर्टेज हो जाए या फिर प्राइसेस इंक्रीज हो जाए तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द कंपटीटर्स। कंपनीज मस्ट मॉनिटर कंपटीटर्स प्रोडक्ट्स, prices and marketing strategies. This helps them develop effective plans to stay competitive. तो जो कंपनीज़ हैं उनको हमेशा अपने कंपटीटर्स के प्रोडक्ट को, प्राइस को और उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को मॉनिटर करना चाहिए, ताकि वो अपने आप को और डेवलप कर सकें, इफेक्टिव प्लान्स बना सकें, ताकि वो कंपटीशन में रह सकें अपने कंपटीटिव के कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज़ द इंटरमीडियरीज। Wholesalers, retailers, distributors and agents help companies deliver products to customers. तो जो होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कंपनीज को मदद करते हैं कि उनके प्रोडक्ट्स को वो कस्टमर तक डिलीवर कर सकें। Efficient intermediaries improve product अवेलेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो आपके जो इंटरमीडियरीज़ हैं वो बहुत ही एफिशिएंट होने चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट के अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट कर सकें। तो ये सारे थे जो माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। सेकेंड इज़ द मैक्रो इन्वायरमेंट। द मैक्रो इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लार्जर एक्सटर्नल फोर्सेज दैट अफेक्ट ऑल बिजनेसेस। सो द माइक्रो इकोनॉमिक में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, लार्जर एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सारे बिजनेसेस को। फर्स्ट इज द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फैक्टर्स सच एज इनकम लेवल्स, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड डिमांड। तो जैसे कि यहाँ पे बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे देख सकते हैं इनकम लेवल्स हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट आना और इकोनॉमिक ग्रोथ होना, ये सारे जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि कंज्यूमर जो है वो कितना उसका परचेजिंग पावर है, क्या उसकी डिमांड्स है। नेक्स्ट इज द डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। पॉपुलेशन साइज, एज, जेंडर, एजुकेशन एंड लाइफ स्टाइल अफेक्ट मार्केट डिमांड। तो जैसे कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना है, एज कैसा है, जेंडर क्या है, ठीक है, उनका एजुकेशन कितना है और उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सारे मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, प्रोडक्ट्स फॉर यंग पीपल आर प्रमोटेड डिफरेंटली फ्रॉम प्रोडक्ट्स फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यंग पीपल के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग हैं, उनको अलग तरीके से एडवर्टाइज़ किया जाता है, उनको प्रमोट किया जाता है। वहीं जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए प्रोडक्ट्स जो है वो अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सो एडवांस इन टेक्नोलॉजी क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड इम्प्रूव प्रोडक्शंस एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जैसे कि टेक्नोलॉजी में हम इतने एडवांस हो गए हैं कि ये हमको एक नया अपॉर्चुनिटी देता है और हम अपने प्रोडक्शंस को भी इम्प्रूव करते हैं, अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को भी इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। सो द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लॉज एंड रेगुलेशंस इन्फ्लुएंस बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जैसे गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज होते हैं, कानून होते हैं, ठीक है, रेगुलेशंस उनके जो लगाए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी कहने की बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है।
Companies must follow legal requirements related to taxation, consumer protections and advertising। और यहाँ पे कंपनीज़ को फॉलो करने होते हैं कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स जो होते हैं, चाहे उनका टैक्सेशन से रिलेटेड हो, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन से हो या फिर एडवर्टाइजिंग के ऊपर हो, तो वो उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ द सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। तो वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल्स अफेक्ट्स consumers behaviors। businesses must consider cultural differences while marketing their products। तो जैसे कि वैल्यूज़ हो गए, बिलीव्स हो गए, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर के जो बिहेवियर है उनको अफेक्ट करते हैं, ट्रेडिशंस उनके, कस्टम्स उनके, ठीक है। और यहाँ पे बिजनेस जो होते हैं वो भी इन चीज़ों को कंसीडर करते हैं कि जो कल्चरल डिफरेंसेज हैं, ठीक है, उनको वो बनाए रखते हैं ताकि जो मार्केटिंग है उनका अपने प्रोडक्ट्स को लेकर के वो मतलब अच्छे से हो सके, ठीक है। सो कंक्लूजन में हम बताएंगे मार्केटिंग इन्वायरमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने में मार्केटिंग इन्वायरमेंट का बहुत ही अहम रोल होता है। बाय रेगुलरली स्कैनिंग बोथ द माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट, कंपनीज कैन आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, ओवरकम चैलेंजेस एंड मेक इफेक्टिव मार्केटिंग डिसीजंस। तो लगातार स्कैनिंग करने से, चीज़ों को देखते रहने से, चाहे वो माइक्रो हो या फिर मैक्रो इन्वायरमेंट में हो, कंपनी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती हैं और साथ ही साथ अपने इफेक्टिव मार्केटिंग डिसीजंस को भी ले सकती हैं। ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस रिमेन कम्पिटिटिव एंड अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो अच्छे से अपने मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझने की वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलता है कि वो क्या कर सकती है, एक कम्पिटिटिव बनी रह सकती है दूसरे मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे, और साथ ही साथ अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी अचीव कर सकती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे बिजनेस जो है वो अच्छे से यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे हमने अपना आज का सब्जेक्ट कोड BCOE 141 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पे सेशन कंप्लीट किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो उसे आप परचेज कर सकते हो, जिसके लिए आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे जा करके यहाँ से परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके वहाँ से भी आप गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो और उससे अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिए, अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।